हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो एज यू नो, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 8th का न्यू चैप्टर फ्रिक्शन स्टार्ट किया है और प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन देखी थी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की आखिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, हमें इसे जानने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों और ये होता क्या है। आज हम देखेंगे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था कि इन सारे क्वेश्चंस के जवाब लिए थे, क्या ये सेम सरफेस अगर हो तो उनके लिए फ्रिक्शन भी सेम होती है या फिर ये स्मूथनेस पे डिपेंड करती है या फिर नहीं। तो इसी से रिलेटेड आज की भी हमारी वीडियो रहने वाली है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन ये स्टार्ट करते हैं हम। अब इसमें यहाँ पे उन्होंने स्प्रिंग बैलेंस की बात करी हुई है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो स्प्रिंग बैलेंस है आखिर वो होता क्या है। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है उस चीज़ को मेज़र करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया जाता है। अब इसमें आखिर ये मेज़र कैसे करता है। अब इसमें देखिए, इसमें एक कॉइल्ड स्प्रिंग होती है, जैसे कि ये कि हमें स्प्रिंग बैलेंस दिखाई गई है। इसमें क्या होती है, कॉइल्ड ऐसे स्प्रिंग होती है। अगर इसके इस एंड पे कोई भी चीज़ इससे लटका दी जाए तो फिर ये कॉइल ऐसे बड़ी हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे ऐसे पॉइंटर से लगे हुए हैं। अब कॉइल जितनी ज़्यादा नीचे जाएगी, मतलब जितना उस चीज़ का भार होगा जो इसके साथ अटैच है, वहाँ पे आके ऐसे हमें पॉइंटर हमें बता देगा इस स्केल पे और हमें ये पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रही है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे इन्होंने ना कुछ रीडिंग्स बनाई हुई हैं और इसके अंदर स्प्रिंग भी है। स्प्रिंग बैलेंस, जब कोई चीज़ हमने लटकाई है वो नीचे आएगा और स्प्रिंग जहाँ पे जिस पॉइंटर पे आके रुकेगा वहाँ से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता चल जाएगा। तो ये होता है स्प्रिंग बैलेंस। अब देखिए, इस एक्टिविटी में हमें क्या चाहिए, एक स्प्रिंग बैलेंस ही चाहिए और उसी स्प्रिंग बैलेंस के एंड पे हमने क्या टाई कर देना है, ब्रिक को टाई कर देना है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स और उसके बाद इस ब्रिक को ऐसे पुल कर देना है ज़मीन पे ताकि ये दूर चला जाए और फिर इस पे जितनी भी फोर्स लग रही है वो इसकी रीडिंग में आ जाए। नोट डाउन द रीडिंग। फिर हमने इसके जो स्प्रिंग बैलेंस है, जब हमने ब्रिक को मूव कराया है तो हमने जो इस पे रीडिंग आएगी इस स्प्रिंग बैलेंस पे उसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। नाउ इट गिव यू अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्रिक एंड द फ्लोर। अब इसके अंदर जो मेजरमेंट आई होगी, हमने इसे डायरेक्टली फ्लोर पे रखा और फ्लोर पे ही इसको ऐसे मूव करा दिया। तो अब इसके अंदर जो भी रीडिंग आई होगी वो हमें क्या बताएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताएगी जो इसके अंदर रीडिंग आएगी। क्योंकि ये किस पे है, सरफेस पे। जो ब्रिक का सरफेस है और जो फ्लोर का सरफेस है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी है उसकी मेजरमेंट हमें इस स्प्रिंग बैलेंस पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, पहले तो हमने डायरेक्टली इस ब्रिक को सीधा इससे बांधा और ऐसे मूव करा दिया और हमें रीडिंग मिल गई। अब हमें क्या करना है, एक पॉलीथीन रैप कर देना है इसी ब्रिक के अराउंड और उसके बाद दोबारा इसे मूव करा देना है। तो फिर क्या आपको कोई डिफरेंस दिखेगा रीडिंग में? तो हाँ, हमें डिफरेंस तो दिखेगा क्योंकि जब हम पॉलीथीन बांध देंगे तो वो ईजिली फ्लोर पे फिसल के चला जाएगा और रीडिंग उस टाइम पे थोड़ी कम आएगी इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। और नेक्स्ट टाइम अब हमें क्या करना है, अब पहले तो हमने अकेला ब्रिक किया, फिर पॉलीथीन से बांध के ब्रिक को फेंका। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक जूट बैग को इस ब्रिक के अराउंड बांधेंगे और फिर उसको मूव कराएंगे इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ। तो फिर हम इसमें भी देखेंगे। अब इसमें क्या है, जूट बैग क्या है, थोड़ा सा रफ सरफेस है इसका। तो इस टाइम पे जो रीडिंग आएगी इस स्प्रिंग बैलेंस में वो क्या आ रही होगी, ज़्यादा आएगी। तो क्या आपको इस एक्टिविटी से कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। अब देखिए, मेनली ये हमें किसका बताता था कि इस पे कितना मैग्नीट्यूड है, बट अगर हम इसको फ्लोर पे मूव करा रहे हैं तो ये हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता रहा है। जब ऐसे ही बिना कुछ बांधे ही हमने फेंका तो मैग्नीट्यूड अलग आया। जब हमने इसमें पॉलीथीन बांध के इस ब्रिक को फेंका तो जो मैग्नीट्यूड था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वो कम आया। पर अगर हमने जूट बैग के साथ इसको, मतलब इस जूट बैग को इसके ऊपर कवर करके हमने इसको मूव कराया तो जो रीडिंग थी, मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी वो और ज़्यादा आया। तो इससे सिर्फ एक ही कंक्लूज़न निकलता है कि स्मूथनेस, क्योंकि
जब पॉलीथीन है तो स्मूथनेस ज़्यादा हो गई, बट ऑन द अदर हैंड जब जूट बैग है तो स्मूथनेस कम हो गई। तो इसका मतलब कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि स्मूथनेस के ऊपर क्या ये डिपेंड करता है, वो हमारी बात सही थी। हमने आंसर क्या किया था, यस, मतलब कि स्मूथनेस पे तो डिपेंड कर ही रही है, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब स्मूथ हो गया तो कम लग रही है। बट जब जूट बैग बांधने से उसका इस ब्रिक के सरफेस और फ्लोर के सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लग रही है, क्योंकि उस टाइम स्मूथनेस इन दोनों के बीच में कम है। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं। अब इस एक्टिविटी में बेसिकली हमने करना क्या है, जैसा यहाँ पे इन्होंने दिखाया, डायरेक्टली फिगर से समझ लेते हैं। फर्स्ट टाइम तो मतलब यहाँ पे बुक से एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेना है और यहाँ पे एक मार्क लगा लेना है, और उसी मार्क से पहले तो डायरेक्टली सिर्फ टेबल है, टेबल पे ही यहाँ से हमने क्या मूव कराना है, सेल मूव कराना है, तो हम उसका डिस्टेंस मूव करेंगे कि सेल कितनी दूर गया। नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, एक कपड़ा बिछा लेना है, और कपड़े में बिल्कुल अच्छा मतलब अच्छे से होना चाहिए कि कोई सिलवटें ना हो, और फिर मूव कराना है। तो हम देखेंगे कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। और उसके बाद एक और टाइम हमने क्या करना है, सैंड की लेयर यहाँ पे बिछा लेनी है, और फिर हमने इस सेल को मूव कराना है। तो हम देखेंगे कि वो जो सेल है और कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अब इसमें भी हमें क्या पता चल रहा है कि स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब सरफेस बिल्कुल स्मूथ था, मतलब बिल्कुल टेबल पे था, तो सेल ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। पर जब थोड़ा सा सरफेस रफ हुआ, मतलब जब हमने क्लॉथ बिछा लिया, कोई कपड़ा बिछा लिया, तो सरफेस थोड़ा सा रफ हुआ, तो उसने थोड़ा सा और कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। बट जब सरफेस बहुत ज़्यादा ही रफ हो गया, जब हमने सैंड की लेयर बिछा दी, तब सेल ने और ज़्यादा कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो मतलब कि किस केस में सेल ने मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया, सैंड के केस में। और इसका रीज़न तो हमें पता चल ही गया है। रीज़न यही है कि ये स्मूथनेस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे स्मूथनेस कम होती जा रही है, वैसे वैसे ये जो सेल डिस्टेंस है वो भी कम करता जा रहा है। स्मूथ सरफेस ज़्यादा था तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगी, कम लगी, जिसके कारण उसने डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा किया। जैसे कि जब जो स्मूथनेस हो वो कम हुई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर क्या लगनी शुरू हो गई, ज़्यादा लगनी शुरू हो गई, जिसके कारण वो डिस्टेंस क्या कर रहा है, अब कम ट्रैवल कर रहा है। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द, यस, उसके सरफेस पे तो डिपेंड कर रहा है, जिस सरफेस के ऊपर मूव करा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो सेल है, सेल के स्मूथनेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे बूजो ने क्वेश्चन किया है कि अगर हम सेल को सैंड पेपर से रैप कर दें, तो फिर अब अगर सेल की सरफेस भी क्या हो गई, रफ हो गई। अगर हम उसको इसी टेबल पे ही मूव कराएंगे, सेल को सैंड पेपर से रैप करने के बाद, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि वो कम ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्मूथनेस है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, जैसे सेल मूव कर रहा है, या फिर सेल जिस जिस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, दोनों की ही स्मूथनेस पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, मतलब जो भी दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट है, उन दोनों की इरेगुलरिटीज़ पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर दोनों ही इरेगुलर हैं तो दोनों के कारण ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी। बट अगर दोनों ही स्मूथ हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगी, ज़्यादा डिस्टेंस मूव किया। दोनों में से अगर एक स्मूथ है और दूसरा स्मूथ नहीं है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर भी लगेगी, पर यहाँ पे हमें जैसे क्लॉथ वाले में देखे तो थोड़ी कम लगी है। तो वहीं आप इन्होंने इस लाइन में बोला हुआ है, इवन हुज सरफेस हुज अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि जो टेबल है, हमें तो क्या दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बट वही इन्होंने बोला है कि जो बहुत ज़्यादा स्मूथ हमें दिख रहे हैं, उसमें भी थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ तो होती हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में हमें दिखाया हुआ है कि ये क्या है, जो बुक है उस पर भी हमें स्मूथ लग रहा था, पर यहाँ पे देखेंगे ना कि बुक के जो सरफेस है उसमें भी थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज़ है, और साथ ही साथ जो टेबल का सरफेस है उसमें भी थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है। अब ये जो इन दोनों सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, अब ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं। और जब हम इनको इन सरफेस से मूव करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है, ताकि हम जो इनकी इंटरलॉकिंग है उनको ओवरकम कर सके। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, दोनों ही सरफेस है आपस में क्या कर गए, लॉक कर गए। इसीलिए जब हम बुक को भी मूव करेंगे ना इस टेबल से, तो हमें थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी।
ऐसा नहीं है कि हम बस ये पढ़े पढ़े यहाँ से मूव कर गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनमें थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है, जिसके कारण ये दोनों जो बुक हो गया और ये टेबल हो गया, ये आपस में क्या हो गया, इंटरलॉक कर गए हैं। इसी के कारण ही है जब हमें इन्हें मूव कराना है तो हमें इस पर थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है इनकी इंटरलॉकिंग को ख़त्म करने के लिए। ऑन रफ सरफेस, अब यहाँ पे तो क्या है, ये स्मूथ सरफेस है तो इस पर जो इरेगुलरिटीज़ है और जो इंटरलॉकिंग हुई है वो कम हुई है। पर अगर वही रफ सरफेस होगा तो वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी और जिसके कारण जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी ज़्यादा वहाँ पे लगेगा। वो तो क्लियर दिख ही रहा है। अगर इरेगुलरिटीज़ कम है तो हमें थोड़ी कम फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। वी सी दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़। अब हमें ये तो पता चल गया फ्रिक्शन आखिर हो क्यों रही है, क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो रही है और उन्हीं इंटरलॉकिंग को दूर करने के लिए क्या एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि देखिए फ्रिक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है कि दो सरफेस हैं, यहाँ पे आपको शो करते हैं, जैसे एक हमारा ये सरफेस है, ठीक है, और ये एक हमारा ये सरफेस है। अब ये दोनों आपस में इंटरलॉक कर गए हैं, हमने बुक को मूव कराया, बुक ने आगे जाके थोड़ा मूव किया और जैसे ही वो रेस्ट पे आए ये दोनों फिर से आपस में क्या हो गए, इंटरलॉक हो गए। तो वहीं यहाँ पे इन्होंने बोला है यही कारण है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है क्योंकि जब दो सरफेस में जो इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है वो आपस में इंटरलॉक कर जाती है। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने क्या देखा था कि ये क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। अगर इधर मूव कर रहे हैं हम बुक को, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट लग रही है। अब इसका कारण क्यों है, क्योंकि बुक में कुछ इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है और जिस टेबल पे प्रेजेंट है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है। जब हमने बुक को यहाँ पे मूव कराया, जब तक तो ये मूव कर रहा है, फोर्स लग रही है, और वैसे ही जैसे थोड़ा सा फोर्स इस पर हमारी लगनी कम हुई, ये जो इरेगुलरिटीज इसमें प्रेजेंट थी दोबारा ये लोग आपस में इंटरलॉक हो गए और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसी के कारण इसमें एक्ट हो गई और उसके ऑपोजिट लगी, जिसके कारण ये बुक अब क्या आ गई, रेस्ट पे आ गई। इट इज़ ऑब्वियस दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। मतलब कि किसी सरफेस के ऊपर बुक प्रेजेंट है, अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो इरेगुलरिटीज़ तो पहले से प्रेजेंट है, थोड़ा सा इंटरलॉक है, बट अगर हम उसको प्रेस कर देंगे तो वो ज़्यादा इंटरलॉक हो जाएगी और उस टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर ज़्यादा लगेगी। अब जैसे कि हमें पता है अगर हम किसी मैट को ड्रैग कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी नहीं है तो हम आराम से उसको ड्रैग कर लेंगे, बट अगर उसके ऊपर कोई बैठ जाएगा तो वो मैट अब फ्लोर के साथ इंटरलॉकिंग उसकी ज़्यादा हो गई, जिसके कारण अब हमें उसे मूव करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, उसको मूव करने में। और जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था कि जब हम एक हैवी बॉक्स को मूव करते हैं तो हमें उसमें कितनी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए हमें उसमें फोर्स लगती है। अगर आपने अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप इसको एक्सपीरियंस करिए, तो आप क्या देखेंगे, जो हैवी बॉक्स है अगर वो रेस्ट पे पड़ा है तो उसको मूव कराने में हमें थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगेगी, बट अगर एक बारी वो अपनी जगह से हिल गया और फिर उसको दोबारा, मतलब अगर वो मोशन में है, मोशन में अगर एक बारी हो जाता है तो उसको मूव कराना आसान हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हाँ सोचिए ऐसा क्यों होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब वो बिल्कुल रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, अभी मूव करना स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब व्हेन द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, मतलब रेस्ट पे है, उस पर फ्रिक्शन लगी हुई है, दोनों में इरेगुलरिटीज़ है सरफेस में, तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उस टाइम पे जब हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो फोर्स दे रहे हैं रेस्ट से, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो फोर्स चाहिए होती है, अगर एक बारी मोशन में आ गया, इस मोशन में है, इसको और मोशन में रखने के लिए जो हम इसमें फोर्स दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो इसको याद रखना बहुत आसान है, स्टैटिक में है, बिल्कुल रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मोशन में ही है तो उसको हम और मोशन में ले आने के लिए हम उस पर कौन सी फ्रिक्शन देंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन देंगे। अब हम देखते हैं कि जब वो मोशन में हो जाता है तो फिर हमें कम फोर्स क्यों लगानी पड़ती है। When box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into contact point on the surface। अब देखिए वही है कि जब स्लाइड करना शुरू हो गया तो इसके बीच का जो इंटरलॉकिंग थी वो अब एक हिसाब से तो ओवरकम हो ही गई है,
और यही कारण है कि मोशन में आने के कारण अब इनके पास टाइम, इतना इनफ टाइम नहीं है कि ये दोबारा इस बॉक्स का जो बॉक्स का जो रफ सरफेस है और जिस पे ये मूव कर रहा है, ये दोनों आपस में दोबारा इंटरलॉक कर पाएँ, क्योंकि ये अभी मोशन में है। तो यही कारण होता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है एज़ कंपैरिजन टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि रेस्ट से मोशन में ले आने के लिए जो हमें फोर्स देनी पड़ रही है वो ज़्यादा देनी पड़ रही है। इसी के कारण स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड यू फाइंड इट समवट ईजियर टू मूव, और यही कारण है कि जो बॉक्स ऑलरेडी मोशन में है उसको मूव करने में हमें आसानी हो रही है एज़ कंपैरिजन टू जो बॉक्स अभी रेस्ट में है। तो ये होता है हमारा आज का टॉपिक फिनिश, जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया है कि जो फैक्टर्स हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।